नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग बिसल रासो के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर विस्तार से पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पढ़ सकते हो। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि 1272 मंजारी जेठवदी नवमी बुधवारी, ये पंक्ति किस रासो ग्रंथ से? ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। ये जो पंक्ति है वो बिसलदेव रासो से है। इसी पंक्ति के आधार पर आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी थी। इसकी पंक्ति है कि 1272 मंजारी जेठवदी नवमी बुधवारी नाले रसायन आरंभ की ना सारठा तूठी ब्रह्म कुमारी। ये है तो रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने यहीं से मानी है। कई बार पूछ सकते हैं जैसे रासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किससे मानी? तो ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति संदेश रासक जो रचना है उस रासक शब्द से मानी है। और गारशा तासी ने चंद बरदाई की जब पृथ्वीराज रासो लिखा गया उसमें राजशिव शब्द आता है, तो राजशिव से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। श्याम सुंदर दास हैं, उन्होंने रहस्य शब्द से मानी है। दशरथ शर्मा ने राज शब्द से मानी है। ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि नरपति नाले के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो ये बिसलदेव रासो है। कौन सा है? बिसलदेव रासो है। नरपति नाले ने बिसलदेव रासो लिखा था। कब लिखा था? 1555 ईस्वी यानी विक्रमी संवत 1212 में। नरपति नाले किसके दरबारी कवि थे? तो नरपति नाले हैं वो विक्रयराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। किसके हैं? विक्रयराज चतुर्थ के दरबारी कवि हैं। बिसलदेव रासो में कितने छंद हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी प्रत्येक पंक्ति से प्रश्न बनाया है। बिसलदेव रासो में ध्यान रखिएगा 128 छंद हैं। इसमें त्रुटि है, ध्यान रखिएगा कितने हैं? 128 छंद हैं। अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा इस बात को। एक्चुअल में 128 छंदों का संपादन किसने किया था? 128 छंदों का संपादन जो है वो मता प्रसाद गुप्त के द्वारा किया गया था। तो बिसलदेव रासो में कितने हैं? 128 छंद है। कई पुस्तकों में हो सकता है आपको 125 भी मिल सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 128 है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिसलदेव रासो की रचना कब हुई थी? तो आचार्य शुक्ल ने बिसलदेव रासो की रचना विक्रमी संवत 1212 स्वीकार की है। ये ध्यान रखना, 1212 यहाँ पर भी दिया हुआ, ये ईस्वी सन है, ये विक्रमी संवत है, ठीक है। विक्रमी संवत से आप 57 घटा दोगे तो ईस्वी सन निकल जाएगी। इस रासो काव्य में यानी इस रासो काव्य में बिसलदेव जो है और राजा भोज की कन्या राजमती का विवाह का वर्णन यानी कौन सा ग्रंथ है? बिसलदेव रासो में। अधिकांश तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि बिसलदेव रासो की नायिका कौन है? तो ध्यान रखना राजमती नाम है उसका। ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करने वाले मिलेंगे। 2 दिन बाद में पेपर है अपना। बिसलदेव रासो में कुल कितने खंड हैं? तो 4 खंड है। देखिए पहला जो खंड है उसमें अजमेर के राजा विक्रयराज चतुर्थ यानी बिसलदेव मालवा के परमार राजा भोज की पुत्री राजमती से विवाह करते हैं। दूसरा जो खंड है वो राजमती क्या है कि अपने राजा भोज, अपने पिता जो हैं राजा भोज, उसके राज्यकारी की खूब खूब बड़ाई करती है और एक ऐसा व्यंग्य कर देती है तो बिसलदेव रूट करके कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा चले जाते हैं। 12 महीने तक यानी 1 वर्ष तक नहीं आते हैं। तीसरे में राजमती विरह करने लग जाती है और वो विरह कार्तिक महीने शुरू होता है उसका। और चौथा जो खंड है इसमें बिसलदेव वापस आ जाता है और अपने पत्नी को परमार राजा भोज से वापस ले आता है। ऐसे 4 खंड हैं इसके। बिसलदेव रासो का प्रथम खंड किस प्रकार है? पहला जो खंड है बिसलदेव और राजमती का विवाह है, ठीक है। बिसलदेव रासो का तृतीय खंड में क्या है? राजमती का विरह का वर्णन है। दूसरे में पूछ सकता है तो दूसरे में राजा रूठ जाता है, एक व्यंग्य की बात कह देती है राजमती, तो वो कहाँ चला जाता है? उड़ीसा। उड़ीसा का नाम याद रखना, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। हिंदी में पहली बार 12 मास वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बिसलदेव रासो में किया गया है। किसमें? बिसलदेव रासो में। और अपभ्रंश की रचना पूछ ले तो नेमिनाथ परिचय में किया गया है। ये भी ध्यान में रखिएगा। बिसलदेव रासो का अंगी रस कौन सा है? आराम से कर लोगे, कोई समस्या ही नहीं आनी चाहिए। श्रृंगार रस की रचना है ये। 100 प्रश्नों की छोटी सी रचना है। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द के लिए रसायन शब्द किस रासो ग्रंथ से माना है? तो आपको मैंने अभी वही चर्चा की थी, बिसलदेव रासो से लिया है।
बिसलदेव रासो का दूसरा खंड किस प्रकार का है? दूसरे खंड में राजा रुष्ट करके उड़ीसा चला जाता है। इस प्रकार से अपन ने ये 12-13 प्रश्न जिन्हें बनते थे वो सारे कर लिए हैं। अगर किसी विद्यार्थी कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। पिंगल शैली में ये लिखा गया है। अब अगर आपकी थोड़ी सी इच्छा है तो मैं 2-4-5 मिनट और आपसे चर्चा कर लूँ, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अपनी परीक्षा भी है। तो अपन चर्चा करते हैं। देखिए, आदिकाल से संबंधित कुछ फुटकल रचनाओं की, जैसे ढोला मारूरा दुआ है, कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई है। ये कुशल लाभ भी इसके माने जाते हैं। इसमें एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था कि ढोला की उम्र कितनी है और मारवाणी की उम्र कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, ढोला की उम्र 3 साल की है और मारवाणी की उम्र 1.5 वर्ष की है। कितने साल की है वो? 1.5 साल की है। यानी बचपन में ही पोतड़ियों में उनका शादी हो गई थी। ठीक है। दूसरा, इसमें 788 दोहे लिखे गए हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी है ढोला मारा दुहे की, कि इसमें श्रृंगार रस की जो परंपरा प्रारंभ हुई थी ना, वो आगे चल करके बिहारी के काव्य में भी देखी जा सकती है। ऐसा मतलब श्रृंगारिक जो रचना है उसका प्रारंभ ढोला मारू के दुहा से ही माना जाता है। इसका जो नायक है वो ढोला है, जयपुर कछवा राजवंश का, यानी राजा नल का पुत्र। और नायिका जो है वो पुंगल बीकानेर के राजा की पुत्री है, मारवणी। और सहनायिका है वो मालवा की राजकुमारी मालवणी। दो नायिका हैं इसमें, ध्यान रखना। एक तो मारवणी है, दूसरी मालवणी है। तीसरा ये है कि हालाते कन्हैया, ये रचना खुसरो के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? खुसरो के द्वारा हालाते कन्हैया रचना लिखी गई है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अपन चर्चा करते हैं जयचंद्र प्रकाश और जयमेघ जसचंद्री का। इनमें बड़ा कंफ्यूज रहता है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार के द्वारा लिखी गई है और जयमेघ जसचंद्रिका मधुकर कवि के द्वारा लिखी गई है। ये दोनों ही रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ दयालदास शेंडाइज के द्वारा रचित राठौड़ा की ख्याति का रचना है, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। इस आधार पर आचार्य शुक्ल ने इनको महाकाव्य मान लिया और अपने को भी मानना पड़ेगा। अब आगे एक रचना आती है बसंत विलास। इसका कोई लेखक अभी तक पता नहीं चला कौन है, लेकिन बसंत विलास जो रचना है उसमें को मतलब केशव लाल और हर्षद राय ध्रुव नाम करके दो विद्वान थे, उन्होंने इसको संपादन किया है, जो कि 1451 ईस्वी के आसपास हस्तलिखित प्रति के आधार पर मिली थी। इसमें मात्र 84 दोहे अपने को मिलते हैं, 84 दोहे। इसमें एक्चुअल में रचना क्या है कि वसंत ऋतु के अंतर्गत क्या होता है कि नायिकाओं की वीर विलास का इसमें वर्णन है, वो विलासपूर्ण प्रभावकारी वर्णन इसमें किया गया है। जिसमें बसंत विलास रचना ने क्या है कि राउलवेल के श्रृंगार की जो परंपरा थी ना, उसको चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य बसंत विलास ने ही किया है। एक और रचना मिलती है रणमल छंद, वो श्रीधर व्यास के द्वारा लिखी गई है। और इसमें रणमल छंद में क्या है कि इडर के राठौड़ राजा रणमल और पाटन के सूबेदार जफर खान के मध्य युद्ध हुआ था। ये मात्र 70 छंदों की एक छोटी सी रचना है रणमल छंद, जिसको डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा संपादित किया गया है। ये भी अच्छी रचना है। खुसरो का जन्म और ये इसका मूल नाम पूछा जा सकता है। जन्म 1255 ईस्वी में हुआ था और देहांत 1324 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम था अबुल हसन या अब्दुल हसन के नाम से ये जाने जाते थे। खुसरो इनकी उपाधि थी। इन्होंने करीबन करीबन 100 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें ध्यान रखिएगा खालिक बारी है, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सूखने, नबसिहार है, जो कि भारतीय बोलियों के बारे में विस्तार से चर्चा है। नुह सिपहर एक रचना है इनकी। नजराना हिंद, हालात कन्हैया, इनकी प्रसिद्ध रचना हालात कन्हैया। और हिंदी में खड़ी बोली के शुरुआती कवियों में इन्हीं की गिनती की जाती है। इनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर आपको हिंदुस्तान के बारे में वास्तव में कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछिए। तोताए हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है। खुसरो हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं। नेक्स्ट इसके बाद आती है राउलवेल रचना। तो देखिएगा, राउलवेल सिर्फ आप सुनते जाइएगा मनोयोग से, आराम से ईयरफोन लगा करके। राउलवेल के जो लेखक हैं वो रोड़ा है, 10वीं शताब्दी की रचना है। प्रथम शिलाओं पर लिखी गई शिलांकित रचना है। पहली चंपू काव्य है, मतलब गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है। राहुल नामक एक नायिका के सौंदर्य का नक्श का इसमें वर्णन किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 7 प्रकार की हिंदी की भाषाओं यानी बोलियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें राजस्थान की प्रधानता यानी राजस्थानी बोली की इसमें प्रधानता है। और इसकी जो शिलांकित करती है वो मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये दामोदर कवि के द्वारा लिखी गई है।
और ये बनारस और उसके आसपास के क्षेत्रों की संस्कृति का वर्णन इसमें अपन को पढ़ने को मिलता है। साथ ही साथ में गद्य और पद्य दोनों में तत्सम शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया है। ये 5 प्रकरणों में है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर के द्वारा लिखी गई। फिर वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखी गई है 14वीं शताब्दी में, जो कि मैथिली का विश्वकोश के नाम से भी इस रचना को जानते हैं वर्ण रत्नाकर को, और मैथिली हिंदी रचित प्रथम रचना भी ये मानी जाती है। इस रचना का प्रकाशन है वो सुनीत कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र के द्वारा बंगाल की एसाइटिक सोसाइटी के माध्यम से करवाया गया था। यह भी एक मूल रूप से शब्दकोश ही है। अब अपभ्रंश के कवियों की अगर चर्चा की जाए तो स्वयंभू का नाम सर्वोपरि आता है। कई बार परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि जैसे देखिए स्वयंभू है, पुष्यदंत है, धनपाल है, अब्दुल रहमान है, जोइंदू है, इनका क्रम से नाम क्रम बताओ। तो क्रम सबसे पहले जोइंदू आएंगे, वो 6ठी शताब्दी में है, जिन्होंने परमात्मा प्रकाश और योग सारे रचना लिखी थी। फिर उसके बाद में कौन आएंगे? स्वयंभू आएंगे, जिन्होंने 3 रचनाएं लिखी थी, पौमचर्युम, रिट्ठिमचर्युम, स्वयंभू छंद। इनकी सर्व प्रसिद्ध रचना पौमचर्युम है, जो कि राम कथा पर आधारित है, यानी राम के चरित्र का उसमें वर्णन किया गया है, जो कि अपभ्रंश की रामायण कहलाती है, और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पौमचर्युम में 5 प्रकरण हैं, ध्यान रखिए, 5 कांडों में विभक्त है। पहला कांड इसका विद्याधर है, फिर अयोध्या कांड, फिर सुंदरकांड, फिर युद्ध कांड और फिर उत्तरकांड है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये अपभ्रंश के महाकवि यानी प्रथम महाकवि माने जाते हैं। और रिट्ठिमचर्युम इनकी जो रचना वो कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित है। पौमचर्युम रचना में करीबन 12,000 श्लोक हैं, जिसमें 90 संधियां हैं, जिसमें से 83 संधियां तो स्वयंभू ने लिखी थी, 7 इनके बेटे ने त्रिभुवन के द्वारा लिखी गई है। तो कई बार प्रश्न ये बनता है कि पौमचर्युम को पूरा किसने किया, तो पूरा त्रिभुवन के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद में पुष्यदंत आते हैं। पुष्यदंत ने महापुराण इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसमें क्या है कि 63 महापुरुषों की जीवनी वृत्तांत उसमें लिखा गया है, और इनको बाखा की जड़ के नाम से भी जाना जाता है। भोलाशंकर व्यास ने इन्हें अभिमान में रुका करके भोलाशंकर व्यास ने इसे अभिमान में रुका करके भी पुकारा है, और शिव सिंह सेंगर ने इसे अपभ्रंश का बहुभूति कह करके भी पुकारा है। जसैर चर्यु यानी यशोदा के चरित्र पर लिखी गई एक रचना है। मूल रूप से ये प्रारंभ में क्या थे, शैव मतावलंबी थे, लेकिन बाद में आश्रयदाता के कहने पर यह जैन धर्म को अपना लिया था। इनको अपभ्रंश का माघ के नाम से भी जाना जाता है, और स्वयंभू हैं उनको अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है। इस प्रकार से इनकी प्रमुख जो उपाधियां दी गई हैं वो ध्यान में रखना। धनपाल जिन्होंने भविष्य कथा लिखी थी, जो कि 10वीं शताब्दी में हुए थे, पाश्चात्य विद्वान एक विक्टर महोदय हुए थे। उन्होंने ये जो भविष्य कथा रचना है इसको प्रथम रोमांटिक महाकाव्य की संज्ञा दी है। भविष्य कथा को प्रथम रोमांटिक महाकाव्य कहा है। जर्मन विद्वान थे डॉक्टर हर्मन याकोबी। उन्होंने 1913 और 14 में अहमदाबाद में इस रचना को प्रकाशित करवाया था। राजा मुंज हुए थे, उन्होंने धनपाल को सरस्वती की उपाधि देकर के भी सम्मानित किया था। अब्दुल रहमान ने प्रसिद्ध रचना लिखी है एक संदेश रासक, जो कि एक खंड काव्य है, 12वीं शताब्दी में लिखी गई है। इसमें 223 छंद हैं। आदिकाल का मेघदूत भी इस रचना को कहा जाता है। और दूसरी यह बात है कि इसमें क्या है कि विक्रमपुर की एक वियोगिनी है, उसकी वीर्य कथा का वर्णन किया गया है। और भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम मुसलमान कवि अगर माने जाएं तो वो कौन थे, अब्दुल रहमानी माने जाते हैं। और ये जो संदेश रासक रचना उसको पहला धर्मेत्र ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो पाहुड़ दोहा एक राम सिंह की रचना है, जो कि 11वीं शताब्दी में लिखे गए हैं। जैन कवियों में राम सिंह को रसायनी यानी रहस्यवादी कवि के रूप में जाना जाता है। हेमचंद्र की प्रसिद्ध रचना है शब्दानुशासन। हेमचंद्र शब्दानुशासन इस रचना का पूरा नाम है। इनकी एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, जो कि भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु। ये पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है, किसकी है, ये हेमचंद्र की है, ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर प्राकृत प्रकाश वरुचि के द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज विजय जैनक के द्वारा लिखी गई है। नेमिनाथ चर्यु हरिभद्र सूरी के द्वारा। प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र सूरी के द्वारा। इसको एक बार आप एक्चुअल में क्या है कि आप लोग रिवीजन कर लें, जिससे क्या होगा कि अपना कोई आदिकाल से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। रासो जितने भी रासो ग्रंथ हैं हुए हैं, उन सभी रासो ग्रंथों का एक बार रिवीजन जरूर कर लें। थोड़ा सा मैं भी आपको करवा देता हूँ। जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो करवा दिया है। परमाल रासो जो है वो जगनिक के द्वारा लिखा गया है। मूल रूप से ये उत्तराखंड के क्षेत्रों में
गेय के लिए यानी गाने योग्य लिखा गया था। इसके सबसे पहले जो प्रकाशन है वो चार्ल्स इलियट के द्वारा करवाया गया था आलय खंड नाम से, लेकिन बाबू श्याम सुंदर दास ने नागरिक प्रचार सभा के माध्यम से इस रचना को परमाल रासो के नाम से प्रकाशित करवाया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परमाल रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है और परमाल रासो का अंग्रेजी में जो अनुवाद है वो वाटरफील्ड के द्वारा करवाया गया है। कोई विदेशी विद्वान है। परमाल रासो की नायिका चंद्रावली है, ध्यान रखना इस बात का। और परमाल रासो का बहुत ही प्रसिद्ध एक श्लोक है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 12 बरस तो कुकर जिए ओ 13 बरस तो जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन है धिक्कार। समझ गए बात को। खुम्मान रासो दलपति विजय के द्वारा लिखा गया है, 5000 छंदों में है और ये मूल रूप से देखा जाए तो बगदाद के खलीफा अलमामू और चित्तौड़ के रावल खुम्मान के मध्य हुए युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है, खुम्मान रासो को। इसके बाद में हम्मीर रासो सारंगधर के द्वारा लिखा गया है और इसका संपादन है वो अगर देखा जाए तो विद्याधर, सारंगधर, बब्बल, रज्जल ऐसे 3-4 कवियों के नाम इसमें आते हैं। प्राकृत पेंगलम जो रचना है इसका संकलन है उस लक्ष्मीधर के द्वारा करवाया गया था। आचार्य शुक्ल हैं वो हम्मीर रासो से अपभ्रंश यानी अपभ्रंश की रचनाओं की समाप्ति मानते हैं। विजयपाल जो रासो है वो नल सिंह के द्वारा लिखा गया है। विजयपाल रासो मूल रूप से करौली जो राज्य है अपना, जिसे विजय राजगढ़ के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था, तो करौली के राजा विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है। 16वीं शताब्दी में लिखा गया मात्र 42 छंदों का छोटा सा ये रासो ग्रंथ है। ये रासों के बारे में बेसिक सी जानकारी है। और भारतीय सुर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी के द्वारा रची गई है। गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव दिया है और इस रचना को हिंदी की प्रथम रचना भी उन्होंने माना है। हिंदी का पहला रास काव्य भी यही है। पंच पांडव चरित्र रास शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास रचना मानी जाती है। 15 सर्गों में विभक्त है। बुद्धि रास शालिभद्र सूरी के द्वारा, चंद्रमाला रास अशोक कवि के द्वारा, मतलब 35 छंदों की छोटी सी एक रचना है चंद्रमाला, जो कि चंपा नगरी के राजा दद्दिवान की पुत्री चंद्रमाला की वीरव्यथा का वर्णन है। जीवदया रास अशोक कवि के द्वारा लिखी गई है। स्तुलिभद्र रास जिनभद्रम सूरी के द्वारा लिखी गई है। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी के द्वारा लिखी गई है। नेमिनाथ रास सुमित गुनी के द्वारा लिखी गई है। उपदेश रसायन रास ये जिनदत्त सूरी के द्वारा यानी रास काव्य का प्रथम अपभ्रंश रचना में लिखा गया प्रथम रास काव्य ये माना जाता है। ये प्रमुख है। इसी प्रकार से दोहा कोश का संपादन है वो दोहा को शरभपाद के द्वारा लिखी गई है और इसका संपादन है वो प्रबोध चंद्र बानगी के द्वारा किया गया है। और शरभपाद में अपने जीवन में करीबन 32 ग्रंथों की रचना की थी और सबसे पहले आक्रोश की भाषा शरभपाद में देखी जाती है। ये जो फैक्ट है वो बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है। फिर इसी प्रकार से शरभप्पा आते हैं जिन्होंने चर्यापद है, महामुद्रा, वज्रयोगिनी है, वज्रयोगिनी ये लिखा था। लुइपा है, लुइपा गीतिका लिखी थी। लुइपा इसमें रसायनी माने जाते हैं, रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका है? लुइपा का ही है। डोम्बिपा ने डोम्बिका गीतिका लिखी थी। कुल 21 ग्रंथ लिखे थे। और कणप्पा ने सर्वाधिक ग्रंथ यानी 74 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें कणप्पा गीतिका और चर्याचर्य विनिश्चय नामक एक रचना लिखी थी। आशा करता हूँ कि अपन ने आदिकाल की करीब करीब रचनाओं के बारे में चर्चा कर ली है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक भी शेयर करना। इस प्रकार से एक नॉर्मल सा एक रिवीजन आप लोग भी लगा लेना। धन्यवाद दोस्तों।